जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बच्चों 11th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके सभी क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करे थे। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। देखो, एक तो प्रोग्रेशन आपने पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपने पिछली क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। और इस 11th क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। बच्चों बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम जीपी बोलते हैं, तो वो क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है। और एक ज्योमेट्रिक मीन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जीपी की हम बात करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी किसको कहते हैं? देखो, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई सीक्वेंस में सीक्वेंस के किसी टर्म में कोई कांस्टेंट टर्म यदि हम ऐड कर दें तो उससे आगे वाला टर्म मिल जाए, जिसका जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी बच्चों। देखो, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d एंड डॉट 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 सो ऑन। जीपी क्या होती है कि किसी ऐसा सीक्वेंस जिसमें किसी टर्म को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने पर हमें अगला टर्म मिल जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं, जीपी कह देते हैं। जैसे जैसे बच्चों 2 है, 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 6। 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, कितना आया 18। 18 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, कितना आया 54। इस तरह का सीक्वेंस चलता जा रहा है। ऐसे सीक्वेंस को हम बच्चों क्या कह देते हैं, जीपी कह देते हैं। मतलब सिंपल कि किसी टर्म को किसी कांस्टेंट टर्म से यदि हम मल्टीप्लाई करने से आगे वाला टर्म मिले, ठीक है, तो वो जीपी होती है। या फिर और क्या कह सकते हैं, देखो ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे, या फिर 18 टर्म थर्ड वाले टर्म को, सॉरी 18 को 6 से डिवाइड कर दे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दे। या फिर 54 को बच्चों हमने 18 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो ये हमेशा सेम आएगा। देखो, ये भी कितना 3, ये भी कितना 3, ये भी कितना 3। सभी जो रेशियो है किसी नंबर को उससे जस्ट पीछे वाले नंबर से डिवाइड करने से यदि रेशियो सेम रहे, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं बच्चों, जीपी कह देते हैं। ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या कह देते हैं, जीपी कह देते हैं, ठीक है। और इस रेशियो को हम कह देते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। इस रेशियो को हम क्या कह देते हैं, कॉमन रेशियो। तो देखो, हम इसमें क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी की यदि हम बात करें, ए जो है, ए को बच्चों हम कह देते हैं फर्स्ट टर्म। आर जो है, आर को बच्चों हम कह देते हैं कॉमन रेशियो। एन जो होता है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन, या फिर इसको बोल देते हैं हम टी एन, ठीक है। ये होता है बच्चों nth टर्म। एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म, ठीक है। तो इन्हीं की हम बात करेंगे। तो यदि हम बात करें, देखो बच्चों आगे, जैसे जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो कोई भी जो जीपी है वो किस टाइप की होगी, जनरल फॉर्म की यदि सबसे पहले हम बात करें, जनरल फॉर्म फर्स्ट टर्म ए। अब इस ए को कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा ए आर। इसको बच्चों यदि हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आगे वाला टर्म आ जाएगा ए आर स्क्वायर। और इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और इससे जस्ट आगे वाला टर्म आ जाएगा ए आर क्यूब एंड डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी,
ये जीपी की क्या है, जनरल फॉर्म है। यदि हम कोई जनरल टर्म पता करें, मतलब टी एन की यदि हम बच्चों बात करें, तो देखो सेकंड टर्म में आर की पावर कितनी है, 1। थर्ड टर्म में आर की पावर कितनी है बच्चों, 2। फोर्थ टर्म में आर की पावर कितनी है, 3। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम है, देखो, ठीक है। तो यदि हम nth टर्म में बात करेंगे आर की पावर की, तो कितनी होगी, n-1, एक कम हो जाएगा। देखो, तो जनरल टर्म हम क्या बात कर सकते हैं, ए आर की पावर n-1। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको जीपी में किसी सिंगल टर्म की बात करें, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगाए, ए आर की पावर n-1। अब इसमें ए और आर आपको गिवन होगा, देखो क्वेश्चन में, ठीक है। हो सकता है डायरेक्ट गिवन हो सकता है इनडायरेक्टली रूप से गिवन हो। बट यदि कोई भी सिंगल टर्म की यदि बात करी जाए, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी या जनरल टर्म ऑफ जीपी। ये क्या है, जनरल टर्म जीपी का जनरल टर्म क्या होता है, ए आर की पावर n-1, जहां ए है बच्चों फर्स्ट टर्म और आर क्या है, कॉमन रेशियो, ठीक है। आर क्या है, कॉमन रेशियो। तो आर की वैल्यू बच्चों हम कैसे पता करते हैं, T2 डिवाइड बाई T1 कर दो या T3 डिवाइड बाई T2 कर दो, ठीक है। या फिर और भी यदि हम बात कर सकते हैं, तो टी एन डिवाइड बाई Tn-1 कर दो, ठीक है। मतलब किसी भी टर्म को उससे जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी, जैसे मान लो कोई भी जीपी है हमारे पास, इसको मैं एस एन नाम दे देता हूं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म मतलब ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका nth टर्म बच्चों क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा ए आर की पावर n-1। तो यदि किसी जीपी के n टर्म को सम करने पर क्या वैल्यू हमें मिलती है या क्या फॉर्मूला जनरेट होता है, उसकी यदि हम बच्चों बात करें, तो एस एन क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म। इसको मैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। मैंने का जो कॉमन रेशियो है आर, मैंने इस पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां तो क्या हुआ, आर एस एन, और इसको आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ए आर, ठीक है। पूरी इक्वेशन को मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, तो ए आर, जिसको मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, ए आर के नीचे। इसको मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिख देंगे, ए आर स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब, उसको इसके नीचे लिखेंगे और ये चलता जाएगा। इसको यदि बच्चों हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर की पावर n-1 इंटू आर, पावर बेस इक्वल, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आपके पास बच जाएगा ए आर की पावर n, ठीक है। इसको हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, देखो, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों क्या, इक्वेशन नंबर 2। और मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जिससे क्या फायदा हुआ, देखो इधर तो बच्चों हमारे पास क्या आया, एस एन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू, ये हमें मिला क्या, ए। और यदि घटाएंगे तो देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये सारे टर्म जो है वो माइनस के हो जाएंगे। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच क्या जाएगा, देखो ये टर्म बच जाएगा क्या, माइनस का ए आर की पावर एन, ठीक है। और सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला टर्म बच जाएगा किस साइन के साथ, माइनस ए आर की पावर, एक तो ये फर्स्ट वाला बच जाएगा ए, और ये बच जाएगा ए आर की पावर एन। इसमें मैं एस एन कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, 1 माइनस आर, और इधर बच्चों में ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा, 1 माइनस आर की पावर एन। और 1 माइनस आर से यदि मैं इधर डिवाइड करा दूं, तो एस एन इक्वल्स टू बच्चों लिख सकता हूं ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी।
जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं कि 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव, 1 माइनस 1 से छोटा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस वजह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। यदि मान लो r ग्रेटर देन 1 हो तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये a r की पावर n माइनस 1, यदि माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस लिखा हुआ है और उस माइनस को हम यहाँ मल्टीप्लाई करा दें नीचे, तो वो हो जाएगा r माइनस 1। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी रहे तब जनरली ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। वैसे दोनों फॉर्मूलों में अंतर कोई नहीं है, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला कभी भी हम यूज कर सकते हैं, बस वो जीपी होनी चाहिए, ठीक है। बट जनरली ऐसा इसलिए कर लेते हैं कि r यदि 1 से बड़ा है तो ये r माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपके पास किसी भी जीपी के n टर्म का सम जो है वो आपके पास ये हुआ एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। यदि इनफाइनाइट टर्म होते एस इनफाइनाइट तो ये होता है बच्चों a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, जो हमारी नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो। ये केवल तभी वैलिड है जब r की वैल्यू जो है माइनस 1 से 1 के बीच में हो। यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो प्लस इनफाइनाइट, r की वैल्यू माइनस 1 से छोटी रहेगी तो माइनस इनफाइनाइट। बट यदि r की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में रहे तो ये जो r की पावर n है ये वाला पार्ट जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो a डिवाइड बाई 1 माइनस आर किसी भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम ये होता है। देखो अब यदि हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, क्या है एग्जांपल नंबर 4 की हम बात करें। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125 एंड डॉट डॉट डॉट। एक जीपी आपको गिवन है बच्चों 5, 25, 125 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये चलती जा रही है, ठीक है। इसका 10th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म आपको फाइंड करना है। देखो ये यदि हम बात करें फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू की, तो a कितना है बच्चों 5, फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है 5। और यदि हम बात करें कॉमन रेशियो की, कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू, दिस इज वी नो दैट t2 डिवाइड बाई t1, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो r विल बी 25 डिवाइड बाई 5, तो r की वैल्यू आ गई बच्चों क्या 5, ठीक है। r की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो अब आपको एक तो 10th टर्म फाइंड करना है t10, ये फाइंड करना है, और एक tn ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। वी नो दैट जीपी का जनरल टर्म tn बच्चों क्या होता है ए आर की पावर n माइनस 1, ये हम जनरल टर्म जानते हैं। तो देखो tn ए आपके पास है 5, आर भी आपके पास क्या है 5, और 5 की पावर n माइनस 1, इसकी पावर 1, तो tn बराबर बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगी n माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर n। ये तो tn हुआ, nth टर्म हुआ। और एक हमें क्या फाइंड करना बच्चों 10th टर्म। तो पुट n इक्वल्स टू 10, यदि n की जगह 10 पुट कर दे, t10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 की पावर 10, ये आपका आ जाएगा 10th टर्म, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट यदि हम एग्जांपल नंबर 5 की बात करें, विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू n टर्म इज 131072, कि इस जीपी का कौन सा टर्म जो है वो ये टर्म है, ठीक है। तो देखो लेट nth टर्म ऑफ जीपी इक्वल्स टू 131072। हम ये मान लेते हैं कि जो nth टर्म है वो आपके पास ये टर्म है, ठीक है। तो टी एन इक्वल्स टू बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 131072। टी एन मतलब ए आर की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 131072। ए आपके पास कितना है 2 है,
आर आपके पास कितना है, T2 डिवाइड बाई T1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से यदि हम डिवाइड कराएंगे तो 8 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 4। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये तो कितना है 2, 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 131072। इस 2 से यदि मैं इधर डिवाइड करा दूं 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 131072 डिवाइड बाई 2, तो बच्चों क्या आ जाएगा 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू ये 61151057312 6, ठीक है 65536 ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको यदि इधर 4 की पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है तो बच्चों इसको भी हम 4 की पावर में यदि लिखे तो देखो 4 की पावर ये जो वैल्यू होगी 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू दिस इज 4 की पावर 8, ठीक है 4 की पावर 8 जो है वो ये होगा मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है ये आपके पास 256 इंटू 256, 256 को 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी ये वाली। देखो 6 6 जा 36, 6 30, 30 और 6 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15। ऐसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट डिजिट 6 आ रहा है तो यही वैल्यू आ जाएगी देखो, ठीक है। और यदि हम अब बोथ साइड कंपेयर कर ले n माइनस 1 इक्वल्स टू 8 तो n इक्वल्स टू 8 प्लस 1, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9, ठीक है। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हैं, जैसे 4 की पावर ऐसा लिखा हुआ है तो 4 की पावर जैसे मान लो 2 की वैल्यू कितनी 16, 3 की 64, 4 की 256, ठीक है। और ऐसे फिर 256 को 256 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आइडिया लगाते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो वो वैल्यू आपके पास n की वैल्यू 9 मतलब 9th टर्म होगा इस जीपी का, वो आपके पास ये वाला टर्म हो जाएगा देखो, ठीक है। नेक्स्ट यदि बच्चों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 24। जीपी का थर्ड टर्म जो है वो बच्चों आपको क्या गिवन है 24। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस जीपी इज 192। तो टी सिक्स टर्म जो है वो आपको गिवन है बच्चों कितना 192। सिक्स्थ टर्म का मतलब ए आर की पावर 5 इक्वल्स टू 192, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फाइंड द 10th टर्म, ठीक है 10वां पद जो होगा वो क्या होगा, 10th टर्म आपसे पूछ रहा है। तो देखो बच्चों यदि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर दे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर दे तो क्या लिख देंगे ए आर की पावर 5 डिवाइड बाई ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 192 डिवाइड बाई 24, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर ए कैंसिल होगा तो आर क्यूब बच जाएगा देखो ऊपर, और 24 8 आ जाएगा देखो, 24 4 द 96 और 96 टू द 192, ठीक है। तो 8 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा और इसको मैंने लिखा बच्चों आर क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब। बोथ साइड यदि हमने कंपेयर कर दिया तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। आर की वैल्यू हमें क्या मिली 2, और आर की वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा ए 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24, ये 4 से डिवाइड कर दोगे 24 डिवाइड बाई 4, एक की वैल्यू मिली हमें कितनी 6, 6 4 जा 24। ए और आर मिल गया जीपी में, अब हम जो भी पूछ रहा है वो पता कर लेंगे। 10th टर्म मतलब T10, दिस इज वी नो दैट ए आर की पावर 10 माइनस 1। अब ए और आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, वो इसमें पुट कर दो देखो, तो T10 इक्वल्स टू ए आपके पास है कितना 6 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 कितना 9,
और T10 ये 6 2 की पावर 9 बच्चों, 9 की वैल्यू होती है 512 और 6 से यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, ये 6 और 1 7 और ये 3 3072, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बच्चों हम एग्जांपल नंबर 7 की बात करें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी आपको गिवन है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके n टर्म का सम फाइंड करना है सबसे पहले, और उसके बाद जो है इसके फिफ्थ टर्म का भी सम फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हम बात करें, देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी a इक्वल्स टू 1। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1, और यदि हम बात करें बच्चों कॉमन रेशियो की, r इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1, तो r इक्वल्स टू T2 है 2/3 और T1 कितना है 1, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2/3। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म वी नो दैट बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Tn इक्वल्स टू a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये हम जानते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब इसमें बच्चों यदि सॉरी TNESN, ठीक है, एस एन इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब इसमें a की वैल्यू तो हम कितनी पुट कर देंगे 1, r की वैल्यू बच्चों कितनी पुट कर देंगे 2/3, और n की जगह हम n ही रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें n ही गिवन है। तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों एस एन इक्वल्स टू ये 1 माइनस आर कितना है हमारे पास 2/3 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर कितना है 2/3। ठीक है, या फिर एस एन इक्वल्स टू, यहां मैं एलसीएम ले लेता हूं 3 माइनस 2। ठीक है, चलो लिख देता हूं, ऊपर तो है हमारे पास 1 माइनस 2/3 की पावर n डिवाइड बाई 3 माइनस 2 कितना 1 डिवाइड बाई 3, 1 माइनस 2/3 करोगे तो कितना बच जाएगा 1/3, और 3 को ऊपर ट्रांसफर कर लोगे तो एस एन इक्वल्स टू 3 1 माइनस 2/3 की पावर n। ये बच्चों हमारे पास हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, प्रथम n टर्म का सम। और अब आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट 5 टर्म का सम। ठीक है, इफ पुट n इक्वल्स टू 5, यदि हम इसमें n की जगह 5 पुट कर दे तो s5 क्या आ जाएगा 3 1 माइनस 2/3 की पावर 5। ठीक है, मतलब n की जगह हमने इसमें 5 पुट कर दिया तो फर्स्ट 5 टर्म का सम हमें मिला, देखो कितना मिल जाएगा s5 इक्वल्स टू 3 1 माइनस 2 की पावर 5 आ जाएगा आपके पास 32, और 3 की पावर 5 आ जाएगा 81 इंटू 3, तो ये 3 243। इसको यदि बच्चों हम सोल्व कर ले s5 इक्वल्स टू ये 243 माइनस 32 डिवाइड बाई 243, और बाहर है हमारे पास 3 मल्टीपल में, तो ये इससे कटेगा 81 आ जाएगा, और 243 में से 32 यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 7 8 और 3 11 211 डिवाइड बाई 81, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म कितना आ जाएगा बच्चों 211 डिवाइड बाई 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 3/2 3/4 आर नीड टू गिव द सम दिस। इस जीपी की कितने टर्म का सम जो है वो ये होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिख लेंगे लेट
सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस जीपी इज दिस, मतलब एस एन इक्वल्स टू बच्चों हमने ले लिया 3069 डिवाइड बाई 512, ठीक है। ये हमने ले लिया एस एन जो है 3069 डिवाइड बाई 512, और एस एन बच्चों हम क्या जानते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर इक्वल्स टू 3069 डिवाइड बाई 512। ए हमारे पास कितना है बच्चों, 3 है, और आर हम क्या जानते हैं, A2 डिवाइड बाई A1। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से यदि मैं डिवाइड कराता हूं तो क्या आ जाएगा, 3/2 डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, 1/2। तो ये इसमें यदि हम बच्चों पुट कर दे, ए तो कितना है 3, 1 माइनस 1/2 की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3069 डिवाइड बाई 512, ये हो जाएगा देखो। तो और इसको आगे यदि हम सोल्व करें तो ये 3 1 माइनस 1/2 की पावर एन, और ये 1 माइनस 1/2 बच्चों 1/2, 1/2 को ऊपर ले आओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा देखो, और इक्वल्स टू आपके पास है यहाँ तो बचा 1, और ये 3069 डिवाइड बाई 512, ये वैल्यू होगी। 2 इंटू 3 कितना हुआ बच्चों, 6, और 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर एन इक्वल्स टू 3069 डिवाइड बाई 512 इंटू 6। 6 से मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, 6 5 जा कितना 30, और 6 1 जा 6, नहीं 6 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, ये 0, ये 2, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, ये हुआ देखो, ठीक है। और इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस 1/2 की पावर एन 1023 डिवाइड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1024। इसको तो उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस 1023 डिवाइड बाई 1024 इक्वल्स टू 1 की पावर 1 तो 1, और ये लिख दिया 2 की पावर n। इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या है एलसीएम 1024, तो ये आ जाएगा बच्चों 1024 माइनस 1023 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। ये आपके पास आया क्या, 1 डिवाइड बाई 1024 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n, और ये वैल्यू होती है 2 की पावर 10 की, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ऐसे 10 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1024। तो बोथ साइड यदि आप कंपेयर करोगे तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 9 की, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म of a GP is 13 divided by 12 and their product is -1. Find the common ratio and the term। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि सी जीपी के 3 टर्म का सम तो आपको गिवन है 13 डिवाइड बाई 12, और उनका प्रोडक्ट बच्चों आपको गिवन है -1। तो ऐसे में जब थर्ड टर्म की बात करी जाती है तो हम बच्चों लेट द 3 टर्म्स आर, हम अज्यूम कर लेते हैं ए बाई आर, ए ए आर। ये इसलिए अज्यूम कर लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट गिवन है
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, आर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये टर्म एज्यूम कर ली है। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, देखो एक तो आपको सम क्या गिवन है, ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको तो हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। और प्रोडक्ट जो है वो -1, मतलब ए बाई आर इंटू ए आर, ये बच्चों आपको क्या गिवन है, इक्वल्स टू -1। यहां देखो आर से आर कैंसिल हुआ, ए क्यूब इक्वल्स टू -1, इसको मैंने लिख दिया ए क्यूब इक्वल्स टू -1 का क्यूब। ठीक है, बोथ साइड कंपेयर कर दिया तो एक की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई, -1। अब एक की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, यदि हम पुट इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई आर -1, और ये माइनस आर इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 12, ऐसा हुआ। इस -1 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तब इधर क्या बचा, -1 बाई आर, और ये माइनस आर इक्वल्स टू 13 बाई 12, और ये बच्चों हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं और आर एलसीएम ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर एलसीएम ले लिया आर, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और इधर बच्चों हमारे पास आया ये 12, और 13 प्लस का 12, 25 डिवाइड बाई 12। इस माइनस को भी उधर ट्रांसफर कर देता हूं, चलो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल्स टू माइनस का 25 डिवाइड बाई 12, ऐसा हुआ। अब इसमें हम कर देते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 12 प्लस 12 आर स्क्वायर, और इस आर को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 25 आर, ऐसा हो जाएगा, देखो। ठीक है, और अब इसको भी इधर ले आता हूं मैं, तो 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो 16 और 9 को यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 144। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 16 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएंगे। इन दोनों में एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक आर कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 आर प्लस का ये 4, और 3 से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे 3, तो ये 3 आर प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों जगह से हमने 3 आर प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 4 आर प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या लिख देंगे, या तो 3 आर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, या फिर 4 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से 3 आर इक्वल्स टू -4, आर इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 3, ये आर की वैल्यू आ गई। और यहां से 4 आर इक्वल्स टू -3 एंड आर इक्वल्स टू -3/4। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए की वैल्यू -1 है, तो यदि ए की वैल्यू -1 हो तो कॉमन रेशियो तो हमें मिल ही गया, -4/3 और -3/4। तो इसमें यदि बच्चों हम पुट कर दे, ए कितना है, -1, और आर कितना है, -4/3। दूसरा ए कितना है, -1, तीसरा ए इंटू आर, -1 इंटू -4/3, कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/4 -1, और ये 4/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, इससे आ जाएगा 4/3 -1 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट यदि एग्जाम्पल नंबर 10 की बच्चों हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 10 आपको क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के एन टर्म का सम हमें फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है बच्चों एस एन इक्वल्स टू 7,
प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। ठीक है, अब ये तो कोई जीपी तो है ही नहीं देखो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यदि ये जीपी नहीं है तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने इस पूरे सीक्वेंस में से 7 कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 कॉमन लिया तो मैंने यहाँ तो लिखा 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 1 1 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा अप टू n टर्म तक। ठीक है, ऐसा हमने इसको लिखा। और इसके बाद जब भी सेम सेम नंबर रहे तो ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चों, जो है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, और फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे। 7/9 और मल्टीप्लाई 9, 9 से हमेशा ऐसा ही करेंगे, जो भी सेम होगा उसको तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे और उसके बाद 9 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। डिवाइड वाला 9 तो यहाँ रह जाएगा और वो मल्टीप्लाई वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। 9 प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 99। ये बच्चों आपके पास हो जाएगा 999 एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, सारे टर्म जो है वो 999 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 9 से ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। क्यों, इसका फायदा क्या है देखो, एस एन इक्वल्स टू 7/9। अब इस 10 को, इस 9 को लिख दिया मैंने 10-1। ठीक है, इस 9 को लिख दिया मैंने 10-1। इस 99 को लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर -1। ठीक है, 100-1। और इसको बच्चों मैंने लिख दिया 10 का क्यूब -1 प्लस डॉट 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 चलता जाएगा अप टू n टर्म। कहां तक चलेगा ये, n टर्म तक। या फिर एस एन इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे 7/9। अब देखो ये -1 ये तो कितनी बार है, n बार है। ठीक है, n टर्म, सभी टर्म से एक एक माइनस हो रहा है। और ये हमारे पास लिखा हुआ 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस डॉट 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 n टर्म। और आगे हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों क्या, -n। ठीक है, अब इसमें हम ये कि हमारे पास जीपी बन गई देखो, तो इसमें जीपी के n टर्म का सम हम यूज कर लेंगे। तो एस एन इक्वल्स टू 7/9। अब जीपी के n टर्म का सम एस एन हम क्या जानते हैं, ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, ए आपके पास है 10 इंटू 1 माइनस आर भी कितना है 10, 10 की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो 1 माइनस का 10 और ये माइनस का n। ठीक है, ये आपके पास हुआ। या इसको और थोड़ा सा यदि आप सोल्व करते हो, एस एन इक्वल्स टू 7/9, ये कितना हुआ माइनस का n, ये माइनस का 9, और इस माइनस को अपन यहां मल्टीप्लाई करा दे 10, तो 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई 9 माइनस का n, और n और एलसीएम ले ले यदि एस एन इक्वल्स टू 7/9, ये 10 इंटू 10 की पावर n-1, ये माइनस का 9n डिवाइड बाई 9, और 9 इंटू 9 हम लिख देंगे 81। तो यही आपका फाइनल आंसर, एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11 की बात करें बच्चों, क्या कह रहा है, एक पर्सन, ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स। एक बच्चे के या एक आदमी के 2 माँ बाप है। 4 ग्रैंड पेरेंट, 4 दादा दादी है। 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, 8 जो है वो मतलब परदादा दादी है। एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज आउन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज, कितने टोटल लोग थे, मतलब आपके पास ये देखो एक जीपी बन गई 2, फिर 4, फिर 8, चलता जा रहा है इस तरह से। ठीक है, और n की वैल्यू आपको गिवन है कितना, फाइंड द नंबर ऑफ 10 जनरेशन, n इक्वल्स टू 10। टोटल नंबर आपको फाइंड करने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो मतलब एस एन आपको फाइंड करना है, एस एन या एस 10।
Find the number of his ancestors during the 10 generation. S10 नहीं, his ancestor during the 10 generation. Find the number of his, कि 10वीं जनरेशन में कितने लोग होंगे. फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू बच्चों कितना है 2, ठीक है. और कॉमन रेशियो r इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ इट्स एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज आउन. तो 10 जनरेशन में कितने, उसके पूर्वजों में कितने लोग होंगे, टोटल कितने लोग. तो देखो, अब हम यदि पता करें S10 क्या जानते हैं बच्चों, Sn ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, ये हम जानते हैं, ठीक है. तो 10 जनरेशन में टोटल कितने लोग हैं. तो S10 की यदि हम बात करें, ए तो आपके पास कितना है 2, और r भी कितना है 2 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ठीक है. तो S10 इक्वल्स टू ये 2 की पावर 10 मतलब 1024 माइनस 1 डिवाइड बाई 1. S10 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू ये 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो S10 कितना आ जाएगा आपके पास 2046. उसके 10 जनरेशन में टोटल कितने लोग हुए 2046. और यदि हम बात करते हैं बच्चों 10th जनरेशन में, मतलब जो 10वीं जो जनरेशन है उसमें कितने लोग थे, इसकी यदि हम बात करें ए आर की पावर 9, T10 ए तो कितना है बच्चों 2, आर भी कितना है 2, तो 2 की पावर 9. तो T10 इक्वल्स टू ये 2 इंटू 2 की पावर 9 कितना 512. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024. उसकी जो 10th वाली जनरेशन है उसमें तो है 1024 लोग, और यदि सम ऑफ 10 टोटल 10th जनरेशन में जो लोग है वो है 2046. ये आपका आंसर आ जाएगा. देखो, अब यदि बच्चों हम बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या होता है. ऐसा पानी पी लेता हूँ, पानी भी कमी है. चलो, ज्योमेट्रिक मीन की यदि हम बच्चों बात करें, सुनना ध्यान से, कोई भी सीक्वेंस यदि जीपी में हो तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच वाले जितने भी टर्म होते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं, जीएम कहलाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहलाते हैं, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, यदि ए बी सी इन जीपी, यदि ये जीपी में हो तो ये जो है वो जीएम कहलाएगा. और हम बच्चों लिख सकते हैं क्या, बी डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू सी डिवाइड बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई सी, ठीक है. ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जीपी के लिए. और अब यदि हम पता करें, देखो एन जी एम बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन जीएम की यदि बच्चों हम बात कर लें तो क्या कहते हैं, ए जी1 जी2 डॉट 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 जी एन कोमा बी, ये पूरा सीक्वेंस किस में होगा, जीपी में होगा, ठीक है. ये पूरा सीक्वेंस किस में होगा, जीपी में होगा, जिसमें एन जीएम जो है जी1 जी2 जी3 डॉट डॉट जी एन, ये सब के सब क्या है, जीएम है, ठीक है. अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इस जीपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो देखो एन तो जीएम,
एक ये और एक ये, ठीक है। तो n+2 टर्म जो है वो इस जीपी में है, और b जो है वो इसका n+2 जो टर्म है वो बच्चों क्या है, b है, ठीक है। tn+2 इक्वल्स टू b, और ये बच्चों हम क्या जानते हैं, a r की पावर n+2 - 1 इक्वल्स टू b, ठीक है। जो nth टर्म है वो हम जानते हैं a r की पावर n-1, n की जगह है हमारे पास कितना, n+2, तो n+2 - 1। इस a को इधर ट्रांसफर कराएंगे यदि बच्चों, तो क्या लिखेंगे, r की पावर n+1 इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a, और इससे इसको भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो b बाई a की पावर 1 डिवाइड बाई n+1, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यदि बच्चों हम बात करें जीवन की, जीवन क्या है, मतलब सेकंड टर्म, इस जीपी का कौन सा टर्म है, जीवन सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, a इंटू आर। एक की जगह हमारे पास a है, r हमारे पास a है, b बाई a की होल पावर 1 डिवाइड बाई n+1। यदि G2 की हम बात करें तो G2 क्या है, थर्ड टर्म, इस जीपी का कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर कितना है, ये बी बाई ए स्क्वायर कितना, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 डिवाइड बाई n+1, मतलब आर तो ये है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इस तरह से लिख देंगे। और यदि जी एन की हम बात करें तो ए आर की पावर, ये कौन सा टर्म है, n+1 वा टर्म है, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, 1 में r की पावर 1, 2 में r की पावर 2, तो n में क्या जाएगा, r की पावर n, ये a, और r हमारे पास है बच्चों b बाई a की पावर n डिवाइड बाई n+1। ये आपके पास एन टर्म, ये प्रोसेस से हमें कितने भी, कोई भी दो नंबर के बीच कितने भी यदि हमें जीएम पूछ लिया जाए, तो हम इस तरह से, हम जितने भी जीएम पूछे वो इंसर्ट करा के उसको इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 12 क्या है, इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 to 256 so that the resulting sequence is a ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब कि 1 और 256, इसमें तीन कौन से नंबर ऐसे इंसर्ट कराएं जिससे ये जीपी रहे, ठीक है। तो मैंने कहा बच्चों, एक G1, एक G2 और एक G3, ये तीन नंबर जो है वो इसमें इंसर्ट हमने करा दिए, देखो, ठीक है। तो ये 256 जो है वो इस जीपी का कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म, ठीक है, क्योंकि 3, 1 4 और एक फिफ्थ, T5 इक्वल्स टू क्या जाएगा बच्चों, 256, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा इस जीपी का, 256, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू 256, ये आपके पास है 1, आर की पावर 4 इक्वल्स टू, इसको बच्चों में लिख देता हूं 4 की पावर 4, ठीक है। इसको मैंने लिखा 4 की पावर 4, बोथ साइड भाई ये तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा, बोथ साइड कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू भी बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4। अब देखो जीवन हमारे पास कितना है, क्या है, सेकंड टर्म है, मतलब ए आर, तो जीवन आ जाएगा, ए कितना है 1, आर कितना है 4, तो जीवन आ जाएगा बच्चों कितना, 4। हम G2 की बात करें, ए आर स्क्वायर, ए कितना है 4, सॉरी ए है 1, आर कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 1 16, और G3 की यदि बच्चों हम बात करें, ए आर क्यूब, ए कितना है 1, आर है 4 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर हम बात करें रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, ए एम और जी एम के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, जैसे हम बात करें ए एम, कोई भी दो नंबर के बीच ए एम हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है।
ये हम जानते हैं ए एम, और जी एम जो है वो हम बच्चों जानते हैं क्या, रूट ए बी। कोई भी दो नंबर के बीच का ए एम तो हम जानते हैं ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और जी एम हम क्या जानते हैं, अंडर रूट ए बी। कोई भी दो नंबर है ए और बी, तो इनके बीच का ए एम तो क्या होता है, दोनों को ऐड करो तो उससे डिवाइड कर दो। और जी एम क्या होता है, ए जी बी। ये सीक्वेंस यदि जीपी में है तो क्या लिखेंगे, जी बाई ए इक्वल्स टू बी बाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जी स्क्वायर बराबर ए बी, और जी इक्वल्स टू बच्चों क्या लिख देंगे, रूट ए बी। तो दो नंबर यदि है, दो नंबर का ए एम तो होता है बच्चों ए प्लस बी बाई टू, और जी एम होता है रूट ए बी। बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। जैसे ये तो जी एम तो हमने निकाल लिया, और ए माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए, कि जो एपी होता है, एपी में ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू हम लिखते हैं। तो इस ए को उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो टू ए बराबर ए प्लस बी, और टू से डिवाइड करा देंगे तो यही आ जाएगा ए। इसको यदि मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको बच्चों यदि मैं जी से रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, और मैं यदि ए माइनस जी की बात करूं, मतलब ए प्लस बी डिवाइड बाई टू माइनस रूट ए बी, इसकी यदि हम बात करें, ए माइनस जी की बात करें, क्या वैल्यू आती है, क्या डिफरेंस आता है इनका, ठीक है। तो इधर हम एलसीएम ले ले, तो ए माइनस जी इक्वल्स टू बच्चों क्या आया, टू, और ये ए प्लस बी माइनस का टू रूट ए बी, ऐसे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ए माइनस जी इक्वल्स टू, ये वन बाई टू जो है इसको तो मैंने इधर किनारे कर लिया, इसको लिख दिया रूट ए का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने रूट बी का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने माइनस टू रूट ए रूट बी, ऐसे लिख दिया। और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए माइनस जी बराबर वन बाई टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है, ये हमेशा जो है ग्रेटर देन इक्वल जीरो रहेगी, या तो ये जीरो से बड़ी होगी, या फिर ये जीरो के बराबर हो सकती है मिनिमम, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, और ए ग्रेटर देन इक्वल जी, मतलब हम बच्चों कह सकते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम। हमेशा कोई भी नंबर के लिए ए एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है जी एम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ए एम ग्रेटर देन जी एम। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप कोई कंपटीशन के आगे तैयारी करते हो, तो इस पर बेस्ड बहुत सारे जो है क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है केवल इस स्टेटमेंट पर बनते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम। और अभी हम यदि बात करें लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13 की, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर 10 and 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। ए एम तो बच्चों आपको क्या दे दिया, 10, मतलब a प्लस बी डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू 10 गिवन है, a प्लस बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 20, ठीक है। एंड जी एम इक्वल्स टू 8, तो जी एम इक्वल्स टू 8, जी एम मीन्स अभी अभी हमने देखा रूट ए बी इक्वल्स टू 8, बोथ साइड यदि हम स्क्वायर कर दे तो ए बी इक्वल्स टू 64। अब इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। यहां से यदि हम बात करें 20 माइनस बी इक्वल्स टू ए, और वो इसमें यदि हम पुट कर दे तो 20 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 64, और इसको यदि मैं बच्चों मल्टीप्लाई करूं तो 20 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 64, दोनों को उधर ले गए तो क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64 इक्वल्स टू 0।
और अब इसके यदि फैक्टर कर ले हम 16 और 4, ठीक है, तो क्या लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 16b माइनस 4b प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में बच्चों कॉमन ले लेंगे b, तो क्या बच जाएगा b माइनस 16। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे माइनस 4, तो ये बच जाएगा b माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। और b माइनस 16 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। या तो b माइनस 16 इक्वल्स टू 0 या फिर b माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चों b इक्वल्स टू आ रहा है 16, यहां से b इक्वल्स टू आ रहा है 4। यदि b इक्वल्स टू 16 है तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 20 माइनस 16 कितना 4। और यदि b इक्वल्स टू 4 है तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 16। तो दोनों नंबर क्या आ जाएंगे 16 और 4 या फिर 4 और 16। दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आज की क्लास जो है वो कंप्लीट हुई। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो हम बच्चों अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।